की अध्यक्षता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत लगातार अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी 21,000 वोटों से जीती। और मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात के माध्यम से लोगों से ले रहे हैं शासकीय योजनाओं का फीडबैक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों की अध्यक्षता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत से विश्व की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। वैश्विक मंच पर भारत लगातार अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, G20 सम्मेलन विश्व के सामने अपना सामर्थ्य जताने का बहुत बड़ा अवसर है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को, पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत को G20 देशों की अध्यक्षता सौंपी गई है। गुजरात में लगातार 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सुबह से शुरू हुई और दोपहर तक 158 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है, जबकि कांग्रेस को 16 सीटों पर तथा आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिली है। अब तक मिले परिणामों के मुताबिक गुजरात में मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल घाट लोदिया सीट से 66,337 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पाटीदार नेता और भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल भी वीर मगाम सीट से 43,014 वोटों से आगे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल विशनगर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के किरीट भाई पटेल से आगे चल रहे हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, जबकि भाजपा 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। अब तक मिले रुझानों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार जयराम ठाकुर सिराज निर्वाचन क्षेत्र से, भाजपा के ही अनिल शर्मा मंडी से और रजत ठाकुर धर्मपुर से और पवन कुमार काजल कांगड़ा से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को पराजित किया। मंडावी को 19 राउंड की गिनती के बाद 65,327 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 44,229 वोट मिले। वहीं आदिवासी आरक्षण को लेकर चुनावी मैदान में उतरे सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम को 23,371 वोट मिले। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई। उल्लेखनीय है कि विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्रों में 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आइए आपको लिए चलते हैं भानु प्रतापपुर मतगणना केंद्र में, जहां हमारे सहयोगी जयंत रंगारी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जयंत जी नमस्कार। जयंत जी, सभी राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और नतीजे सामने आ गए हैं। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो चुका है। क्या ताजा जानकारी है आपके पास?
देखिए जो है 19 राउंड में जो है मतगणना की गई, जिसमें जो भाजपा के प्रत्याशी हैं रमन नेताम, उन्हें 44,229 वोट मिला और जी कांग्रेस के जो प्रत्याशी सावित्री मंडावी, उन्हें 65,327 वोट मिला और जब आदिवासी समाज के जो अकबर राम कोलाम है, जी उन्हें 23,371 वोट मिले। जी जिसमें जो है टोटल जो है जो कांग्रेस की प्रत्याशी है सावित्री मंडावी, उन्हें 21,171 वोट मिला, जिसमें 73 डाक मत पत्र उन्हें मिला है और जी उन्होंने जीत हासिल किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मंच बना हुआ है, जहां कुछ देर बाद जिला निर्वाचन जो अधिकारी है वो उन्हें जीत का जी प्रमाण पत्र देंगे। जी जी जयंत जी, बहुत अच्छी जानकारी और ताज़ा जानकारी आपने दी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भानु प्रतापपुर विधानसभा का जो उपचुनाव जो हुआ है वो काफ़ी दिलचस्प रहा और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिला। तो यहाँ सियासी लिहाज से देखें और प्रत्याशियों के लिहाज से देखें, दोनों लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट मानी गई है। और क्या कुछ प्रत्याशियों से आपको प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है? देखिए हम सुबह जब कांग्रेस के प्रत्याशी से मुलाकात की, जब उनके तरफ जो रुझान काफी बढ़ता गया, तो सावित्री मंडावी जी से हमारी बात हुई, तो जी सावित्री मंडावी जी ने कहा कि जो मनोज मंडावी उनके पति हैं, उनके द्वारा जो विकास काम क्षेत्र में किए गए हैं, उन्हीं के जी चलते उन्हें जो जीत मिली है और उनके जो विकास, जो मनोज मंडावी के द्वारा जो विकास काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें वो पूरा करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम से तो बात नहीं हो पाई, पर ब्रजमोहन जी से हम बात करना चाहें तो बोले जी कि 19 राउंड जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वे मीडिया से मुलाकात करेंगे और अपने पक्ष जी को रखेंगे। और अकबर राम कुर्राम ने शुरुआती दौर पे वो मतगणना केंद्र पर थे, शुरुआती रुझान आने के पश्चात वे वहां से चलेगा, इसलिए उनसे हम उनका पक्ष जो है जान नहीं पाए। जी जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयंत। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सरायपाली विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात का उद्देश्य शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन देखना और उनका फीडबैक लेना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य प्रमुख लक्ष्य है, साथ ही संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। धान खरीदी अच्छी तरह से चल रही है, बारदाने की कमी नहीं है। जिलों को बनाने स्थापित करने में समय लगता है, केवल घोषणा से काम नहीं चलता। चुनाव के पहले शायद घोषणा नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री ने सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय खोलने की घोषणा की। आपने देखा होगा, जब से हम लोगों ने ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और बिल विसन कर रहे हैं फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदी की व्यवस्था 65 प्रकार के, तो उसके बाद से पलायन में कमी आई। हालांकि इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे मजदूर साथी हैं जो यही बेहतर रोजगार मिल रहे हैं, तो लोग अब पलायन की तरफ उतना उत्साहित नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर होगा जितने हम कार्यक्रम बनाए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में 28 करोड़ 65 लाख 5 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 23 करोड़ 62 लाख 94 हजार रुपए के 29 कार्यों का भूमि पूजन और 5 करोड़ 2 लाख 11 हजार रुपए के 15 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन के दरबार हॉल में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों को 1 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश और प्रदेश के शहीदों को नमन किया और उपस्थित सैनिकों तथा शहीदों के परिजनों के त्याग और बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। राज्यपाल सुश्री उइके ने भूतपूर्व सैनिकों तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया और सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सर्वाधिक सहयोग देने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। राज्यपाल ने स्वयं 2 लाख की सहायता राशि का चेक सैनिक कल्याण बोर्ड को सौंपा। राज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र सेना में शामिल होकर देश सेवा का अवसर युवाओं को मिले, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश से भी सेना में ज्यादा से ज्यादा युवा चयनित होकर मां भारती की सेवा करें। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित अग्निवीर सेना भर्ती रैली में युवाओं का उत्साह दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ से लगभग 70,000 युवाओं ने सेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 1 दिसंबर से शुरू हुई यह भर्ती रैली 13 दिसंबर तक चलेगी।
आयोजित रैली में पहले दिन बलरामपुर, बेमेतरा, जांजगीर चांपा जिले से 3,662, दूसरे दिन बलौदाबाजार, मुंगेली से 4,055, तीसरे दिन बिलासपुर, कोंडागांव, कोरिया, रायगढ़ जिला से 4,320, पांचवें और छठवें दिन के लिए बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, गरियाबंद, कबीरधाम, कोरबा, जशपुर, राजनांदगांव, धमतरी, जीपीएम जिला से लगभग 7,900 युवा भर्ती में भाग लेने पहुंचे हैं। भर्ती के लिए आए युवाओं का कहना है कि सेना से जुड़कर देश सेवा करना उनका एकमात्र सपना है। उन्होंने कहा कि 4 साल तो बहुत है, यदि उन्हें एक दिन के लिए भी सेना से जुड़ने का मौका मिले तो खुद को वे सौभाग्यशाली समझेंगे। टेक्निकल बैच के बंदे हैं, हमारा अभी 9वां बैच है जो हम दौड़े हैं और हमारा चयन हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। मैं पहले बॉडी वार्म अप करता था, एक्सरसाइज करता था, शेड्यूल के हिसाब से मैं डेली वर्कआउट करता था। वर्कआउट पे कभी मैं 400 मीटर भागता था, 600 मीटर, 800 मीटर, या कभी मैं लॉन्ग रनिंग भागता था 5 किलोमीटर, या कभी स्प्रिंट मारता था। हफ्ते में 2 दिन मैं 1600 मीटर का ट्रायल लेता था जरूर। मैंने सुबह शाम इसके लिए बहुत ही मेहनत किया है। सुबह शाम करके मैंने करीबन 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर ऐसे करके गेप में पूरा अपना रनिंग कंप्लीट किया था और मैं अपने आप पर आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि युवाओं के रुकने और भोजन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और सारी व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में अग्निवीर रैली का आयोजन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 70,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हर दिन हमें उम्मीद कर रहे हैं कि 6 से 7,000 के आसपास बच्चे रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी एक दिन की रैली समाप्त हुई, उसमें भी पहले दिन में भी लगभग 6,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था और इसमें हम पूरा फोकस ये किया है कि बच्चे, क्योंकि 2 स्टेट से आ रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में बच्चे आ रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना उठाना पड़े। तो राइट फ्रॉम रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड तक वहाँ पे हेल्प डेस्क लगाई गई है। पूरे शहर में बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि उनको डायरेक्शंस का पता रहे। बताया गया है कि जिला प्रशासन की ओर से दुर्ग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर युवाओं की सुविधा के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा पार्किंग, सुरक्षा, ठहरने, भोजन, पेयजल सभी चाक चौबंद व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। यह गाड़ी सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। इसकी आधिकारिक समय सारणी तय नहीं की गई है। उम्मीद है कि ट्रेन 11 दिसंबर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फिलहाल इसे इस रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाकर देखा जा चुका है। बताया गया है कि बिलासपुर नागपुर के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन केवल 4 घंटे में रायपुर से नागपुर पहुंचेगी। अभी रायपुर से सुपरफास्ट ट्रेनों में नागपुर पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों से 40% तक ज्यादा रहेगा। अभी स्लीपर में सफर करने वाले यात्री को स्लीपर श्रेणी में रायपुर से नागपुर जाने के लिए 250 तक किराया देना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे ने लगभग 8 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसी के बाद से बिलासपुर से नागपुर तक के 412 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेन के लिए तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आगाज नए साल से हो जाएगा। रायपुर को भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के एक मैच की मेजबानी मिली है। यहां पर 21 जनवरी 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1 दिवसीय मैच खेला जाएगा। जानकारी के मुताबिक न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल भारत दौरे पर आ रही है। इस दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाने हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का दौरा और कार्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें न्यूजीलैंड दौरे को अंतिम रूप दिया गया। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से बीसीसीआई से अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी देने का आग्रह किया था। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीसीसीआई ने इस आग्रह को मान लिया है। गौरतलब है कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ने 2013 में आईपीएल के 2 मैच की मेजबानी की थी। 2014 में यहां T20 चैलेंजर ट्रॉफी के मैच हुए। 2015 में दूसरी बार आईपीएल खेला गया। 2016 से लगातार रणजी ट्रॉफी के मैच, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के मैच खेले जाते रहे हैं। पिछले 2 साल से यहां रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज के मैच भी आयोजित हो रहे हैं।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।